जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ सुबह की 7 बजे वाली जी के जीएस वाली क्लास में। दोस्तों आपको पता है कि ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके। मगर ये भी बात है दोस्तों कि व्याख्या इसकी बहुत बेहतरीन की जाती है, जिसमें आपके इससे संबंधित और भी सवाल हल हो जाते हैं। मगर सबसे खास बात यह दोस्तों कि आज आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है। अब उसके बाद आपके लिए एक टेस्ट होगा, जिस टेस्ट में आपको आपके 30 क्वेश्चन, ये तो 25 क्वेश्चन का डेली होता है, लेकिन जो आपका टेस्ट होगा वो लगभग आपके 30 क्वेश्चन का होगा। और ये जो टेस्ट होगा आपका 30 प्रश्नों के साथ कराया जाएगा। तो अभी तक जो भी जितने भी क्लासेस हुई हैं वो सब का निचोड़ होगा, तो इसलिए उसको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें ताकि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए और आप बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो ये एसएससी वालों के लिए और साथ ही साथ और जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके लिए जीके जीएस क्वेश्चन आते हैं, वो सभी अभ्यर्थी इस वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। दोस्तों आपको बता दें कि जो आगरा का संस्थापक था, तो कुछ इस तरह से बात थी कि देखिए, जो लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है। तो ये जो थे इन्होंने 1504 ईस्वी में क्या किया, 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है। और उसके बाद ये जो 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि दिल्ली की गद्दी पर, देखिए इनको जो एक उपाधि मिली थी सिकंदर शाह, इस उपाधि के साथ ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन? सिकंदर लोदी। कब? 1489 में। और 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। अब उसके बाद जब इसने आगरा शहर की स्थापना कर दी, तो उसने इसको अपनी नई राजधानी बना लिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये, लेकिन जब ये आगरा शहर की राजधानी की स्थापना करी, मतलब बनाया इसको, तो इसने अपनी जो राजधानी थी उसको यहाँ से दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसके बाद इसने जो है आपको पता है कि संस्कृत का में जो आयुर्वेद ग्रंथ है, इसने क्या किया कि फ़ारसी में उसको कन्वर्ट कराया, मतलब कि उसकी भाषा को चेंज कराया या फिर अनुवाद कराया। किसमें? फ़ारसी में। तो फ़ारसी में जब इसने अनुवाद कराया, तो उसके बाद इसने फ़रहंगे सिकंदरी के नाम से उसे, आयुर्वेद का नाम बदल के फ़रहंगे सिकंदरी के नाम से उस बुक को पब्लिश करवाया। किस नाम से? फ़रहंगे सिकंदरी। अब उसके बाद आपको बता दें कि इसने ही मुसलमान के ताजिया और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ताजिया निकालना जो दाहा होता है, और पीरों और मज़ारों पर जाने के लिए स्त्रियों को मना कर दिया था कि स्त्रियां नहीं जा सकती। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया? देखिए, पहले आपको पता है कि अंग्रेजी भारतीय सब्जेक्ट में, विषयों में नहीं थी, लेकिन ये बना कब और क्या वजह क्या थी इसको बनने की? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, वर्ष 1835 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर तो सी हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे के मामला कुछ इस तरह से थे कि 1835 में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया। ठीक है। और उस समय भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था भारत में, वो 1828 से लेकर 1835 तक, ये लास्ट ईयर उनका था जब इन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजी को एक माध्यम बना दिया। ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1835, जिस वक्त कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, 28 देखेंगे। 28 में क्या कह रहा है? पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट में जो दक्षिणी भाग है उसे किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सरकार तट। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट के नाम से तो जाना ही जाता है, और इस तट का जो विस्तार है ये कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। और भारत में जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो है कोरोमंडल तट का ही भाग है। कोरोमंडल तट के अंदर क्या क्या आता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
और पुडुचेरी। ठीक है, ये मतलब उनके तटीय क्षेत्र इनके अंडर आते हैं, इसीलिए उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 देखेंगे, यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस डेली वीडियो को 7 बजे देखा करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। 4 ऑप्शन है 29 का, हिमालय, आल्प्स, यूराल और एंडीज। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एशिया और यूरोप के बीच में जो सीमा बनाता है वो पर्वत तो यूराल पर्वत है। ठीक है, और ये जो है पश्चिम रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो भौगोलिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली हुई है। इस पर्वत से अनेक नदियां निकलती हैं जिसमें कामा नदी प्रमुख है। इस पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक, यूराल पर्वत से निकलती है कौन, कामा नदी, जो कि कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यूपीएससी वालों का चहीता सागर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। गल्फ स्ट्रीम, एल नीनो, जेट स्ट्रीम या फिर तिब्बत का पठार। कौन सा है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से सही ऑप्शन होगा आपका गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो होती है ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, जबकि एल नीनो, जेट स्ट्रीम और तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर के पेरू में पश्चिम तट से 200 किलोमीटर की दूर होता है, और जब एल नीनो का विस्तार प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक हो जाता है तब हिंद महासागर पर निम्न दाब और भारतीय प्रायद्वीप पर उच्च दाब उत्पन्न होता है, जिससे हवाएं भारत से हिंद महासागर की ओर चलने लगती हैं, जिससे भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका रीज़न कौन हो जाता है, एल नीनो, जब भारत में सूखा होने की संभावना आ जाती है। छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ से क्या उत्पादन होता है, जो डल्ली राजहरा पहाड़ी है वहाँ से तांबा उत्पन्न होता है कि मैग्नीज की कोयला या फिर लोहा। इन चारों में से जो 31 का जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोहा उत्पन्न होता है। देखिए जो ये पहाड़ी है डल्ली राजहरा पहाड़ी, ठीक है, यहाँ से बालोद ज़िले, ये जो है छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में स्थित है, और डल्ली राजहरा दोनों जुड़वा खाने हैं। ठीक है, डल्ली एक है और एक राजहरा, ठीक है, इसके बीच में योजक चिन्ह है। डल्ली राजहरा ये दोनों जो है जुड़वा खाने हैं। यहाँ से लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट व मैग्नेटाइट का उत्खनन होता है। ठीक है, लोहे का जो अयस्क है हेमेटाइट हो गया और मैग्नेटाइट, ठीक है, इनका उत्खनन होता है, और इन लौह अयस्क खानों से भारत सरकार के उपक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क का निर्यात होता है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वहाँ पर ही यहाँ के लौह अयस्क भेजे जाते हैं। उप राष्ट्रपति के पद की रिक्ति डैश के भीतर अवश्य भरनी होती है। अगर जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसे कितने समय के अंतर्गत या कितने समय में उसे भरना होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 का। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये तो आप सभी को पता होगा कि 6 महीने के भीतर। अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो अगर रिक्त रहता है तो 6 महीने के भीतर उसे भरना होता है। और संविधान के अनुच्छेद 65 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, लेकिन उसके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अवधि 6 माह ही होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। ठीक, और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, मान लो ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो उस समय, तो फिर वहाँ पर CJI जो होता है, चीफ जज ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जिसे कहते हैं, फिर वो
राष्ट्रपति का पद संभालेगा 6 महीने तक। ठीक, मतलब 6 महीने के भीतर जब तक चयनित ना हो जाए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह बिना किसी सूचना के डैश तक सदन से अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो संसद की सदस्यता है वो क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी या ख़त्म कर दी जाएगी। 33 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 महीने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के ए में तहत यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं। टोटल कितने विधान परिषद हैं पूरे भारत में? तो 34 का बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 6। आपको पता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं और इनके नाम जो हैं कौन कौन से स्टेट में हैं। चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला विधान परिषद आपका है बिहार में। ठीक है, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तीसरा है आपका महाराष्ट्र में। चौथा है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक। चौथा आपका कर्नाटक में है। पांचवा जो है आंध्र प्रदेश। और छठा जो है ये आपका तेलंगाना। तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये टोटल 6 आपके क्या हैं, विधान परिषद, 6 स्टेट में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 देखेंगे। 35 में कह रहा है किसी देश की अनुकूल व्यापार शेष का आशय है। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का क्या आशय है? तो इसको जानने के लिए निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होता है, आयात और निर्यात बराबर होता है, आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। अनुकूल व्यापार शेष का क्या आशय होता है? तो 35 का जो सही ऑप्शन होगा आयात की, देखिए आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होता है, तब अनुकूल व्यापार शेष का या फिर उसका ये आशय है या फिर ये कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 36 में क्या कह रहा है। 36 में कह रहा है न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक का नवोत्पाद था? न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना जो है ये किस पंचवर्षीय योजनाओं से, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं की जो एक थीम होती थी वो आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। 36 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इस योजना का जो कार्यकाल था आपको बता दें कि जो 5वां योजना वो पंचवर्षीय योजना थी, ये 1974 से लेकर 78 तक थी। ठीक है, और आपको बता दें कि इस योजना में पहली बार गरीबी व बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ठीक, और न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना भी इसी पंचवर्षीय योजना में मतलब बताई गई थी। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस 37 का जो सही ऑप्शन होगा इसको देखेंगे। 37 का जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए, पैराथॉर्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और प्रोलैक्टिन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पैराथॉर्मोन। देखिए, और ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। इस रोग में हड्डियां कमज़ोर व नाजुक हो जाती हैं और इनमें थोड़े से खिंचाव या फिर भार से फ्रैक्चर होने की संभावना बनी रहती है। और इस रोग से बचाव के लिए कैल्शियम व विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन तथा ताजे फल व सब्जियों का सेवन लाभदायक रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म किया जाए तो उसके आयतन में क्या होगा? अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। देखिए, घटने के बाद पहले तो घटेगा, फिर वृद्धि होने लगेगी। आपने तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो पानी गर्म करने पर क्या होता है, तो पहले उसका आयतन घटता है, फिर उसके बाद वृद्धि होती है। तो पानी को अगर हम किसी भी द्रव्यमान का पानी हो, मतलब कितना ही वेट हो उसका, तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आगे बढ़ते हैं जैसे 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो पानी का आयतन जो पहले घटेगा फिर बढ़ने लगेगा। 39 देखेंगे। 39 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे यानी ओवन जो होता है में किया जाता है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगें या फिर रेडियो तरंगें। इसमें से किसका प्रयोग जो होता है वो ओवन में किया जाता है, जो कि एक बंद चूल्हा होता है। ठीक है, देखेंगे 39 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सूक्ष्म तरंगें, सी। माइक्रोवेव्स जो होती हैं इसका प्रयोग जो है ओवन में किया जाता है, और ये विद्युत चुंबकीय या आयांत्रिक तरंगें हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से 1 mm तक होती है। 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, उसके बाद बता दें, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और इनका प्रयोग जो होता है ये ओवन के अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन, वाईफाई तथा यातायात गति कैमरों में भी किया जाता है। 40 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 40 में क्या कह रहा है? 40 में कह रहा है जब बर्फ़ के 2 घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उसका मिलकर एक हो जाने का कारण ये हो है। एक हो जाने का कारण क्या है? जब बर्फ के 2 घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनका मिलकर एक हो जाने का क्या कारण है? वायु वंडरवाल बल, द्विध्रुवीय आघूर्ण, हाइड्रोजन आबंध या फिर सहसंयोजक आकर्षण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर, सहसंयोजक आकर्षण। जब 2 बर्फ के टुकड़ों को, कह लो क्यूब जो होते हैं, एक समझो कि वो जो वैसे अगर बिल्कुल हिंदी भाषा में बात करें तो जो बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं छोटी छोटी या फिर टुकड़े होते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़ोर से दबा दोगे ना तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो वो सहसंयोजक आकर्षण के कारण हो जाता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध जो होता है यानी रिजिड बंध दृढ़ व दिशात्मक होते हैं। जो सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दृढ़ होता है, रिजिड व दिशात्मक होते हैं, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं तथा त्रिविमीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, और ये डेली सुबह 7 बजे अपलोड होती है, इसको देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जाता है? देखिए, किसका प्रयोग किया जाता है जो नियंत्रित विद्युत प्रदाय? 4 ऑप्शन दिए हैं, जनरेटर डायोड, जंक्शन डायोड, टनल डायोड या फिर गन डायोड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तो हो जाएगा जेनर डायोड। जेनर डायोड का उपयोग जो होता है किसी सर्किट में विद्युत को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और रिवर्स बायस्ड करने के लिए जब इसे एक परिवर्ती वोल्टेज के स्रोत के साथ समांतर रूप में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने से जेनर डायोड संचालित होता है। उस बिंदु से यह वोल्टेज को उसी मूल्य पर रखता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक सेल में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीसा संचारक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इस सेल में लेड का जो Pb होता है, Pb और एंटीमनी जो होता है वो Sb होता है के बने 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें से एक में स्पंजी लेड
यानी पीबी व दूसरे में पीबी ऑक्साइड यानी PbO2 भरा होता है, जिन्हें क्रमशः एनोड व कैथोड कहा जाता है। पीबी को एनोड, और अगर हम देखिए ये एनोड हो जाता है और PbO2 जो होता है ये कैथोड हो जाता है। ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन में डुबो देते हैं, जिससे 12 वोल्ट तक की विद्युत प्राप्त होती है। सिर्फ इन्हीं दोनों की जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनको किसमें 12 वोल्ट तक की जो विद्युत प्राप्त करने के लिए किसमें सल्फ्यूरिक एसिड में ही डुबो देने से 12 वोल्ट की विद्युत प्राप्त हो जाती है। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? जितने भी खनिज तेल होते हैं वो किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी खनिज तेल हाइड्रोकार्बन नाम के कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल। सभी हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब होती है खुली श्रृंखला और एरोमेटिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला। ठीक। जब प्रोफेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा व प्रोग्राम कहाँ रखे जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा व प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर जो होता है अगर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा वो प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? 44 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या फिर प्रोग्राम मेमोरी। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका मेन मेमोरी। तो जब प्रोसेसर जो होता है सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, और ये कंप्यूटर की अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। यह सीपीयू का भाग होता है जहाँ से सीपीयू डाटा व निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद रक्षित रखता है यानी सेव रखता है। इस मेमोरी में काम खत्म या पावर सप्लाई खत्म होने पर डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। ठीक, उसे क्या कहेंगे? मेन मेमोरी। भाभा अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधानिक केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 1952, 1957, 1964 या फिर 1970। इसका जो स्थापना की गई थी वो 1957 में किया गया था, और आपको बता दें कि 20 जनवरी 1957, ठीक है, 20 जनवरी 1957 की इसकी स्थापना की गई थी, और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान व अभियांत्रिकी व अन्य संबंधित क्षेत्रों का एक बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। और यह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। ठीक, बताना है आपको कि INS कलवरी एक है। जो INS कलवरी है ये क्या है? 46 का। तो 46 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए, विमान वाहक युद्धपोत, एक पनडुब्बी, युद्धक टैंक या फिर रडार सिस्टम। 46 का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका एक पनडुब्बी है। देखिए, ये जो होता है एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक वाली पनडुब्बी है, और इसे मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्मित किया गया है। ये भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी की पहली पनडुब्बी है, और इसकी लंबाई लगभग 61.7 मीटर इतनी लंबाई है इसकी, और तथा इसकी जो चाल है या फिर गति है 20 नॉट यानी कि लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में ये 37 किलोमीटर क्लियर कर देगी। इसे 14 दिसंबर 2017 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। किसको? INS कलवरी को। कब शामिल किया था भारतीय नौसेना में? 14 दिसंबर 2017 में। ठीक है। 47 देखेंगे। 47 में क्या कह रहा है? ये एक करंट टाइप का क्वेश्चन था। चलने की अनुमति पहला देश बन गया है। मई 2021 में निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवर लेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा
ड्राइवरलेस का मतलब कि जिसमें ड्राइवर नहीं होंगे। ये किसने दिया है अनुमति? 47 का ए ऑप्शन, ब्रिटेन ने। ठीक है। मई 2021 में ब्रिटेन कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। ब्रिटेन सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2035 तक ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में ड्राइविंग की क्षमता होगी। तो इसलिए इसने क्या किया है कि इसकी अनुमति दे दी है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना जाता है? साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो पहला नोबेल पुरस्कार हो गया, और दूसरा कौन सा होता है? 48 का मान बुकर पुरस्कार। यह साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो मान बुकर पुरस्कार है, और इन पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1969 में। ये किसकी बात हो रही? मान बुकर की। यह पुरस्कार बुकर कंपनी व ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो 60,000 की राशि प्रदान की जाती है, 60,000 रुपये की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 49 देखेंगे, 49 में क्या कह रहा है। दोस्तों आपको पता है कि ये क्लास जो है आपकी ये डेली सुबह 7 बजे होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखें और समझें, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बेहद ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि आपका एक टेस्ट होने वाला है जो कि आपके आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इस 10 प्रैक्टिस सेट कराए जाने के बाद अब आपका एक टेस्ट होगा जो कि एक निचोड़ होगा उन सभी 10 प्रैक्टिस सेटों का जो कि अभी तक हमने पढ़ा दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और सारी क्लास देखें, जिससे कि आपको एक अनुमान लग सके और एक अपनी तैयारी की में आप एक धार दे सकें। चलिए, तो आज का देखेंगे 49वां क्वेश्चन। फूलों वाली सैर नामक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? फूलों वाली सैर एक त्यौहार होता है, वो कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, केरल में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। वहाँ पर एक फूलों वालों की सैर नामक एक त्यौहार मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है। और ये दिल्ली के फूल विक्रेताओं द्वारा मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव है, जिसे सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 1812 में, ठीक है, हुई थी। और ये त्यौहार जो है सांप्रदायिक एकता व दिल्ली की मिश्रित संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपको पता है कि क्रिकेट में सबसे बड़ा गेम यही होता है। हर कप से बड़ा गेम, मतलब हर टूर्नामेंट में सबसे बड़ा गेम यही माना जाता है। तो जो विश्व कप होगा 2023 का, यानी कि इसी साल जो होने वाला है, वो कहाँ होगा? वो होगा आपका भारत में। ठीक है, भारत में किया जाएगा। और ये पहला अवसर होगा जब क्रिकेट विश्व कप का आयोजन पूर्ण रूप से भारत में किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में संयुक्त रूप से किया गया था। लेकिन इस बार पूरा का पूरा भारत में ही होगा, ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, कहीं भी नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं। और आपको बता दें कि श्रीलंका में पिछली बार 2011 वाला ये हुआ था, जब 2011 में एक बार हुआ था इसके पहले भारत में, और अब 2023 में होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, और आप लोग डेली देखा करें। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कल 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।